गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है सरफेस केमिस्ट्री का 17th लेक्चर या 18th लेक्चर जो होगा देख लेना। आज जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 17th लेक्चर है। यदि 17th दे दिए होंगे तो 18th लेक्चर होगा। ओके, तो इसमें पहले हम क्या पढ़ाए थे आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन बताए थे। उसमें 4 प्रॉपर्टी पढ़ाए: ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस, और चौथा क्या पढ़ाए? कोएगुलेशन या फ्लोरेशन या प्रिसिपिटेशन। इसके बारे में हम पढ़ाए। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्डी-सुलजे रूल, है ना, हिंदी में कहते हैं हार्डी-सुलजे नियम। यह है क्या, इसको आप समझिएगा। सबसे पहले आप जानते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस पढ़ा चुके हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन पर चार्ज होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात हम कैसे जाने? वही इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जाने कि कोलॉइडल सॉल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किए तो कोलॉइडल पार्टिकल या तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर चला गया, या तो कैथोड की ओर चला गया, या एनोड की ओर चला गया। इसका मतलब है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन पर चार्ज होता है, कोलॉइडल पार्टिकल पर चार्ज होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या किए, कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट डाले। कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या किए? कोई इलेक्ट्रोलाइट डाले तो क्या हुआ? जितना भी कोलॉइडल पार्टिकल है वह इलेक्ट्रोलाइट के आयन के द्वारा न्यूट्रलाइज्ड होकर एक हैवी मास, एक बड़े द्रव्यमान वाले पदार्थ में परिवर्तित हो गया। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? कोएगुलेशन या फ्लोरेशन। यहाँ तक हम बता दिए, देखो उसी से रिलेटेड है, इसीलिए उसको बता रहे हैं। आपको यही बताए कि मान लीजिए ये कोलॉइडल पार्टिकल है, ये कोलॉइडल पार्टिकल है, छोटे छोटे कण है कोलॉइडल पार्टिकल, है ना। ये सब कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या है? छोटे छोटे कण है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या है? कोलॉइडल पार्टिकल है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में ये है क्या? कोलॉइडल पार्टिकल है। ओके, कोलॉइडल पार्टिकल है। अब जब हम इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। जब हम क्या करते हैं? इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की अल्प मात्रा मिला देते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं तो क्या होता है कि ये छोटे छोटे कण जो है एक बड़े द्रव्यमान वाले पदार्थ में परिवर्तित हो गए। कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो कोलॉइडल पार्टिकल है, यह क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर यह एक बड़े द्रव्यमान वाले पदार्थ में परिवर्तित हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोएगुलेट। क्या कहेंगे? कोएगुलेट करते हैं। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को या इस घटना को, इस विधि को क्या कहते हैं? कोएगुलेशन या प्रिसिपिटेशन या फ्लोरेशन। फिर समझिएगा, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसमें क्या है? कोलॉइडल पार्टिकल। इसमें क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोलॉइडल के पार्टिकल हैं, है ना, कोलॉइडल के पार्टिकल जान दीजिएगा। मेन इसी पर है। अब हम इसमें क्या किए? इलेक्ट्रोलाइट मिला दिए। क्या मिला दिए? इलेक्ट्रोलाइट मिला दिए। तब क्या हुआ बताओ? तब ये छोटे छोटे कण क्या किए? मिलके एक बड़े द्रव्यमान वाले पदार्थ में बदल गए। नहीं, ये बड़े वाले द्रव्यमान को हम लोग क्या कहेंगे? कोएगुलेट, है ना। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? कोएगुलेशन। तब हार्डी-सुलजे कहाँ से आता है? हार्डी-सुलजे कहता है कि अब सवाल उठता है, इलेक्ट्रोलाइट हम मिलाए हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिए? मान लो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग लिए NaCl, सोडियम क्लोराइड।
इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग मान लो लिए कैल्शियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग लिए एल्युमिनियम क्लोराइड, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या सभी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा या सभी इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेशन पावर या कोएगुलेटिंग पावर समान होगा? सभी इलेक्ट्रोलाइट सब तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, सब तो इलेक्ट्रोलाइट हैं। NaCl, sodium chloride, calcium chloride, aluminum chloride, all are the example of electrolytes. But all the electrolytes have, but all the electrolytes cannot have same coagulating power. सभी इलेक्ट्रोलाइट की स्कंदन शक्ति कोएगुलेटिंग पावर क्या होगी? समान नहीं होगी। तो ये देखा गया नहीं, यह देखा गया कि जब हम एल्युमिनियम क्लोराइड मिलाते हैं, आप देखिए यहाँ पर समझना होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन जो है दो प्रकार का होगा, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट, निगेटिवली चार्ज सॉल्ट। यदि कोई निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है तो वह पॉजिटिव आयन के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयन के द्वारा स्कंदित होगा, और यदि कोई इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट के निगेटिव चार्ज के द्वारा कोएगुलेशन होगा। ये तो क्लियर है ना भैया? हमेशा जो है जानबे करते हो पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, निगेटिव में रिपल्सन होगा, पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होगा। यदि कोलोइडल सॉल्यूशन हमारा मान लो क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड, निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है, कैडमियम सल्फाइड निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है, उसमें क्या होगा, किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो पॉजिटिव आयन है वह उसके क्या करेगा, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और कोलोइडल पार्टिकल को बदल देगा किसमें, कोएगुलेंट। तो जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है सबका कोएगुलेटिंग पावर, हिंदी में कहेंगे स्कंदन शक्ति, जमने की क्षमता क्या होगी, अलग अलग होगी। इसी के लिए हार्डी एंड सुलजे ने एक रूल दिया, उसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं, हार्डी एंड सुलजे रूल कहते हैं। तो यह रूल क्या कहता है, यह रूल कहता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की स्कंदन शक्ति, किसी इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेटिंग पावर जो है वह उसके वैलेंसी पर डिपेंड करता है, वह उसके वैलेंसी पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सभी इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेटिंग पावर समान हो, वह इलेक्ट्रोलाइट के वैलेंसी पर डिपेंड करता है। तो अब वैलेंसी पर कैसे डिपेंड करता है, तो हार्डी एंड सुलजे रूल क्या कहता है कि जिस इलेक्ट्रोलाइट का या जिस आयन का वैलेंसी अधिक होगा, जिस आयन का वैलेंसी अधिक होगा उसका कोएगुलेटिंग पावर क्या होगा, अधिक। जिस आयन का वैलेंसी अधिक होगा उस आयन का कोएगुलेटिंग पावर अधिक होगा। इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं, हार्डी एंड सुलजे रूल कहते हैं। एज पर एग्जाम्पल हम लिए हैं सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड मतलब क्या हुआ, एल्युमिनियम के 3+ आयन, इसका वैलेंसी 3 हुआ है ना। एल्युमिनियम में क्या हुआ, एल्युमिनियम 3+ आयन। कैल्शियम क्लोराइड है तो Ca++ आयन, और सोडियम क्लोराइड है तो Na+ आयन। तो तीनों के देखो वैलेंसी अलग अलग है। एल्युमिनियम का वैलेंसी +3 है, कैल्शियम का +2 है, सोडियम +1 है। तो हार्डी सुलजे रूल कहता है कि जिस आयन का वैलेंसी अधिक होगा उसका कोएगुलेटिंग पावर अधिक होगा। इसीलिए ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है इसका स्कंदन पावर, कोएगुलेटिंग पावर जो है एल्युमिनियम क्लोराइड के द्वारा अधिक होगा, उससे कम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा, और सबसे कम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड के द्वारा। क्लियर हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ, किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो है कोएगुलेटिंग पावर वह किस पर डिपेंड किया, वह इलेक्ट्रोलाइट जो है, कोई इलेक्ट्रोलाइट उसका कोएगुलेटिंग पावर, कोएगुलेटिंग पावर वह किस पर डिपेंड करेगा, वह इलेक्ट्रोलाइट के वैलेंसी पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा बताओ, वैलेंसी पर निर्भर करेगा ना। वह किस पर निर्भर करेगा, वैलेंसी पर निर्भर करेगा।
किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो है कोएगुलेटिंग पावर, हिंदी में कहेंगे स्कंदन शक्ति, वह किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन है उसके वैलेंसी पर डिपेंड करेगा। तो कैसे डिपेंड करेगा? तो कहता है कि कोएगुलेटिंग पावर क्या करता है? कोएगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा समानुपाती है। तो यही है हार्डी सूत्र। कहता इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेटिंग पावर मतलब स्कंदन शक्ति, हिंदी में लिखते हैं स्कंदन शक्ति, कोएगुलेटिंग पावर, वह किस पर डिपेंड करता है? वैलेंसी पर। ये तो समझ गए। अब वैलेंसी पर कैसे निर्भर करता है? वही कहता है कोएगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन है उस आयन का वैलेंसी यदि अधिक होगा तो कोएगुलेटिंग पावर स्कंदन शक्ति अधिक होगी, यदि वैलेंसी कम होगा तो स्कंदन कोएगुलेटिंग पावर क्या होगा? कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है। आयन का वैलेंसी ज्यादा होगा, कोएगुलेटिंग पावर अधिक होगा, आयन का वैलेंसी कम होगा, कोएगुलेटिंग पावर कम होगा। इसी रूल को हम लोग क्या कहेंगे? हार्डी एंड सूत्र। ओके, अब इसी को लिख देते हैं बच्चों, इसी बात को हम लोग लिख देते हैं। ये सब 2 नंबर का आएगा, इम्पोर्टेंट है, इसको एग्जाम में लिखना है ना, एग्जाम में लिखना। मिटावे क्या इसको? नीचे वाले को मिटावे। ये सब थ्योरेटिकल चैप्टर है, समझ रहे हैं ना। अब आप लोग को स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। और जीओसी छोड़ दिए थे, सोचे पहले इसको पूरा कर देते हैं तब जीओसी पर आते हैं। फिर जीओसी पर आएंगे, अभी 8 लेक्चर लिए, जीओसी में लेक्चर बहुत देना है, बाकी है, फिर तब सॉल्यूशन और जीओसी चलेगा। समझ रहे हैं? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, the coagulating power of an electrolyte depends on according to this rule, the coagulating power of an electrolyte depends on the valency of ion, बताइए दिए हैं वैलेंसी ऑफ आयन पर निर्भर करेगा। अब कैसे निर्भर करेगा? जिस आयन का वैलेंसी अधिक होगा उसका कोएगुलेटिंग पावर अधिक होगा। ग्रेटर इज द वैलेंसी, greater is the valency of the coagulating ion greater is the valency of coagulating ion, okay, greater is its power, to bring about coagulation. Greater is its power to bring about coagulation. फिर समझिएगा, कहता है ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन। कोएगुलेटिंग आयन की वैलेंसी अधिक होगा तो ग्रेटर इज इट्स पावर टू ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन। ग्रेटर इज इट्स पावर टू ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन। इस नियम के अनुसार, इस नियम
के अनुसार किसी इलेक्ट्रोलाइट की स्कंदन शक्ति किसी इलेक्ट्रोलाइट की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है ना। आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। कैसे करती है? स्कंदन आयन की संयोजकता कैसे करती है? स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी ना, जो स्कंदन आयन है, कोएगुलेटिंग आयन है, उसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी, उसकी स्कंदन शक्ति उतनी अधिक होगी। इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं? हार्डी एंड सूजे। फिर समझिएगा, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखिएगा। समझ रहे हैं? कुछ नहीं है, सिंपल है। अरे बतेबे न किए कि कोलॉइडल सॉल्यूशन कोलॉइडल पार्टिकल है। जब हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो क्या होता है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो चार्ज है और इलेक्ट्रोलाइट में जो अपोजिट आयन है, वो अपोजिट आयन क्या करता है? कोलॉइडल पार्टिकल के चार्ज को उदासीन कर देता है और छोटे छोटे जितने भी कण हैं, सभी कण को एक बड़े आकार वाले पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। इसी क्रिया को कोएगुलेशन कहते हैं। तो सवाल उठता है ये कि इलेक्ट्रोलाइट डाले तब नहीं ये चीज़ हुआ, तो क्या सभी इलेक्ट्रोलाइट का जो है स्कंदन शक्ति, कोएगुलेटिंग पावर समान होगा? नहीं होगा। NaCl देंगे तो उसका कोएगुलेटिंग पावर अलग होगा, कैल्शियम क्लोराइड लेंगे तो अलग होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड लेंगे तो सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट का जो स्कंदन शक्ति है वह उसकी संयोजकता पर डिपेंड करेगा, वैलेंसी पर डिपेंड करेगा। तो कैसे डिपेंड करेगा? जिस आयन का वैलेंसी अधिक होगा उसका कोएगुलेटिंग पावर अधिक होगा, जिस आयन का वैलेंसी कम होगा उसका कोएगुलेटिंग पावर कम होगा। दिस इज नोन एज हार्डी-सूजे रूल। इसी बात को लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ द आयन। आयन की वैलेंसी पर डिपेंड करता है। कैसे के डिपेंड करता है? द ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन। एग्जांपल देंगे, अभी समझ जाइएगा। ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन, greater is its power to bring about coagulation. ना, greater is the valency of coagulating ion. Coagulating ion का वैलेंसी जितना अधिक होगा, greater is its power to bring about coagulation. उसके द्वारा कोएगुलेट करने की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। इसी रूल को कहते हैं हार्डी-सूजे रूल। वही हिंदी में लिखे हैं। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोलाइट की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता पर निर्भर करती है। कैसे करती है? स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति उतनी अधिक होगी। दिस इज नोन एज हार्डी-सूजे रूल। अब देखो एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। इसको ताकि हम हट जाते हैं बोर्ड से, ताकि बोर्ड आपको देखने में क्लियर हो। ओके, अब हम एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप समझिएगा। पहले हम एग्जांपल लेंगे फॉर द कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट, फिर हम एग्जांपल लेंगे फॉर द सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट, कि कौन सा सॉल्ट जो है, कौन सा सॉल्ट को कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आसानी से कोएगुलेट करेगा ना। एग्जांपल हम लोग लेंगे। एग्जांपल से आप फट समझ जाइएगा। अभी तक तो लैंग्वेज है,
लैंग्वेज से केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है ना, आएगा हम उसको केमिकल फॉर्मूला से, रिएक्शन से, इक्वेशन से समझाते हैं तब समझ में आता है। अब मान लो हम लिए निगेटिवली चार्ज सॉल्ट, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड लिए, कैडमियम सल्फाइड लिए, एंटीमनी सल्फाइड लिए, ये क्या है? निगेटिवली चार्ज सॉल्ट। लिखते हैं एग्जाम्पल for a coagulation of negatively charged salt, for a coagulation of कैसा? negatively charged salt। ये सॉल्ट कैसा है? निगेटिवली माइनस बी होगा, निगेटिवली चार्ज सॉल्ट, फॉर ए कोएगुलेशन ऑफ निगेटिवली चार्ज सॉल्ट। उन्हें सॉल्ट कैसा है? मान लीजिए सॉल्ट है आपका आर्सेनिक सल्फाइड, है ना, तो कैसा है? निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है। अब देखो हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या क्या लेते हैं? मान लो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिए एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लिए इलेक्ट्रोलाइट, तीनों इलेक्ट्रोलाइट है। यह कैसा सॉल्ट है? निगेटिवली चार्ज सॉल्ट, निगेटिवली चार्ज सॉल्ट। तो कोएगुलेशन तो तीनों इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा होगा, इस NaCl के द्वारा भी होगा, कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा भी होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड के द्वारा भी होगा। लेकिन क्या तीनों का कोएगुलेटिंग पावर सेम होगा? नहीं होगा। इसी के लिए हार्डी-सूटे रूल आया, कहता है जिस इलेक्ट्रोलाइट का वैलेंसी अधिक होगा उस आयन के कोएगुलेटिंग पावर अधिक होगा। तो मान लो एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसका कौन आयन बनेगा? इसका वैलेंसी इसमें आया, इसका वैलेंसी कितना हुआ? एल्युमिनियम पर 3+ आयन। कैल्शियम क्लोराइड है, ये क्या हुआ? Ca++ आयन। ये सोडियम क्लोराइड है, टूटेगा Na+ आयन। इसका वैलेंसी कितना होगा बताओ? इसका वैलेंसी जो है, इसका वैलेंसी कितना होगा? 3, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1। ओके, एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम का वैलेंसी, ये जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो देखते हैं उसी को कहते हैं वैलेंसी। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसका वैलेंसी इसमें आया, इसीलिए एल्युमिनियम पर 3+ हुआ, इसका वैलेंसी 2। इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका वैलेंसी 2 हुआ, इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज है, वैलेंसी 1, यानी इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1। तो बताए कि कोएगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी, जिसका वैलेंसी ज्यादा होगा उसका कोएगुलेटिंग पावर अधिक होगा। इसीलिए आर्सेनिक सल्फाइड को जो है नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है, उसको सबसे अधिक कौन कोएगुलेट करेगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। उसके बाद उससे कम कौन करेगा? कैल्शियम क्लोराइड। सबसे कम कौन होगा? सोडियम क्लोराइड। यह कब होगा? जब नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है तब। और फिर दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर ए कोएगुलेशन ऑफ, कोएगुलेशन हिंदी में क्या कहते हैं? स्कंदन। फॉर ए कोएगुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट, यानी सॉल्ट कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट। जैसे मान लो हम ले लिए क्या? फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यह सब के सब क्या है बताओ? यह सब के सब क्या है? पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है? पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है। यह क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट के निगेटिव पार्ट के द्वारा होगा, इलेक्ट्रोलाइट के निगेटिव पार्ट के द्वारा होगा। मान लो हम लेते हैं इसके निगेटिव पार्ट में आए FeCl6 4- कॉम्प्लेक्स आयन, फॉस्फेट आयन 3-, सल्फेट आयन 2-, क्लोराइड आयन 1-, है ना। अब ये जितना भी है ये सभी के सभी क्या करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट को कोएगुलेट करेंगे, स्कंदित करेंगे।
तो क्या तीनों का अगेन कोएगुलेटिंग पावर सेम होगा? नहीं, तीनों का अलग अलग। जिसका वैलेंसी ज़्यादा है उसका कोएगुलेटिंग पावर अधिक है। तो वैलेंसी समझ रहे हैं ना? यहाँ वैलेंसी हुआ 4, 4 निगेटिव है तो वैलेंसी 4, यहाँ 3 निगेटिव है वैलेंसी 3, यहाँ 2 निगेटिव है वैलेंसी 1, यहाँ 1 निगेटिव है वैलेंसी 1 हुआ, यहाँ वैलेंसी 2, यहाँ वैलेंसी 1। ज्ञान किया इसीलिए माइनस, यहाँ लॉस किया इसीलिए प्लस, दोनों वैलेंसी ही हुआ। यहाँ वैलेंसी 4, यहाँ वैलेंसी 3, यहाँ वैलेंसी 2, वहाँ वैलेंसी 1। इसीलिए ये फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट जो है, इस सॉल्ट का कोएगुलेशन सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होगा? इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा होगा। उसके बाद किसके द्वारा होगा? फॉस्फेट आयन के द्वारा होगा, PO4 माइनस माइनस फॉस्फेट आयन। उसके बाद किसके द्वारा होगा? सल्फेट आयन के द्वारा होगा। और सबसे कम किसके द्वारा होगा? क्लोराइड आयन के द्वारा होगा। ओके, यही कहलाता है हार्डी एंड सूजी। आया समझ में? यदि निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है तो पॉजिटिव आयन के द्वारा होगा, अपोजिट आयन के द्वारा। यदि पॉजिटिवली चार्ज है तो निगेटिव आयन के द्वारा। फिर समझिएगा, यदि निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है तो इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयन के द्वारा कोएगुलेशन होगा, और यदि पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है तो इलेक्ट्रोलाइट के निगेटिव आयन के द्वारा कोएगुलेशन होगा। तो कैसे होगा? जिसका वैलेंसी ज़्यादा आएगा 4, 3, 2, 1, इसके ज़्यादा होगा। दिस इज नोन एज हार्डी सूजी। अब देखो, ऐसा भी तो केस हो सकता है कि यदि दो इलेक्ट्रोलाइट के वैलेंसी सेम होगा तब तो फेरा लग जाएगा। यहाँ वैलेंसी 3 है, यहाँ 2 है, 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, अलग अलग है, तब ना। ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे NaCl, KCl। NaCl में Na का वैलेंसी 1, KCl में पोटासियम का वैलेंसी 1। यदि इलेक्ट्रोलाइट के वैलेंसी सेम हो तब किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो है कोएगुलेटिंग पावर डिपेंड करेगा किस पर? कोएगुलेशन वैल्यू पर। किस पर डिपेंड करेगा? कोएगुलेशन वैल्यू पर। तो कैसे डिपेंड करेगा? फिर क्वेश्चन उठता है, कैसे डिपेंड करेगा? जिसका कोएगुलेशन वैल्यू कम होगा उसका कोएगुलेटिंग पावर अधिक होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि इलेक्ट्रोलाइट का वैलेंसी सेम होगा ना, इफ सेम वैलेंसी रहेगा तब कोएगुलेटिंग पावर क्या होगा? किस पर डिपेंड करेगा? वैलेंसी पर नहीं, चूंकि वैलेंसी तो सेम है, वह डिपेंड करेगा किस पर? कोएगुलेशन वैल्यू पर। तो कैसे डिपेंड करेगा? कोएगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू। ओके, देखते हैं, समझ जाइएगा। यही सब ऑब्जेक्टिव दे देगा। ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में बना देगा, इसी से एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, कहेगा आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट का जो है कोएगुलेशन किसके द्वारा अधिक होगा, किसके द्वारा कम होगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोएगुलेशन किसके द्वारा अधिक होगा, किसके द्वारा कम होगा। यही सब ऑब्जेक्टिव बनेगा। समझ रहे हैं? यही सब ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब देखो, यहाँ एक केस ऐसा भी तो हो सकता है, इफ इलेक्ट्रोलाइट हैव सेम वैलेंसी, if electrolytes have same valence, इलेक्ट्रोलाइट के वैलेंसी क्या होगा? सेम होगा। तब क्या होगा? कोएगुलेटिंग पावर, तब कोएगुलेटिंग पावर is inversely proportional to coagulation value। कोएगुलेशन वैल्यू, ये कोएगुलेशन वैल्यू क्या है क्वेश्चन में दिया रहेगा। कोएगुलेशन वैल्यू क्या है ये बता देते हैं। कोएगुलेशन वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और जिस आयन के लिए, जिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोएगुलेशन वैल्यू कम होगा उसका कोएगुलेटिंग पावर अधिक होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यही मतलब हुआ, उल्टा समानुपाती। जिसके लिए कोएगुलेशन वैल्यू कम होगा उसका कोएगुलेटिंग पावर अधिक होगा, जिसके लिए कोएगुलेशन वैल्यू
ज़्यादा होगा उसके लिए कम होगा, जिसके लिए कम होगा उसके लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे मान लो हम 3 इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, NaCl, KCl और HCl। NaCl, KCl और HCl, ये 3 इलेक्ट्रोलाइट है ना। अब मान लेते हैं किसके लिए, फॉर निगेटिवली चार्ज सॉल्ट, फॉर निगेटिवली चार्ज सॉल्ट, कोई निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है। अब हम तुमसे पूछते हैं कि किस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कोएगुलेशन पावर अधिक होगा, तब हम इसका वैलेंसी देखेंगे। NaCl में इसका वैलेंसी क्या होगा, निगेटिवली चार्ज है, इसका वैलेंसी क्या होगा, Na प्लस वैलेंसी A। यहाँ KCl में भी वैलेंसी K+1, HCl भी जो है वाटर में टूटेगा तो H+। सबका वैलेंसी क्या है बताओ, सबका वैलेंसी कितना है, 1। सबका वैलेंसी क्या है, 1। तब यहाँ RDSUJ रूल यदि वैलेंसी के हिसाब से हम देते हैं तब हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि NaCl में भी सोडियम की वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1। यहाँ वैलेंसी के आधार पर तुम इसका जवाब नहीं दे पाओ, क्योंकि तीनों की वैलेंसी क्या है, सेम। तब हम जवाब देंगे किस आधार पर, कोएगुलेशन वैल्यू के आधार पर। किसके आधार पर, कोएगुलेशन वैल्यू के आधार पर जवाब देंगे, है ना, कोएगुलेशन वैल्यू। देखिए NaCl जो है इसके लिए कोएगुलेशन वैल्यू है 52, इसके लिए है 49.5, इसके लिए KCl के लिए जो है 40, NaCl के लिए 52, KCl के लिए 49.5 और HCl के लिए जो है 30.8। तो सर ये कहाँ से आए, ये जो है ना कोएगुलेशन वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसके द्वारा हम लाए। NaCl 52, KCl के लिए 49.5, HCl के लिए 30.2। इसीलिए कोएगुलेटिंग पावर किसका अधिक होगा, कोएगुलेटिंग पावर। कोएगुलेटिंग पावर हम क्या बताए, कोएगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू। जिसके लिए कोएगुलेशन वैल्यू का मान कम होगा कोएगुलेटिंग पावर अधिक होगा। तो देखो HCl के लिए कोएगुलेशन वैल्यू है सबसे कम 30.8, इसीलिए इसका कोएगुलेटिंग पावर सबसे अधिक होगा, यानी HCl का सबसे अधिक होगा, दोनों सबसे कम। अब ये दोनों में कम कौन है, KCl, तो KCl के लिए ज्यादा होगा, ओके। और सबसे कम किसका होगा, NaCl के लिए। क्लियर हुआ। फिर समझिएगा, यदि इलेक्ट्रोलाइट का वैलेंसी सेम होगा तो उस स्थिति में कोएगुलेटिंग पावर जो है कोएगुलेशन वैल्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उल्टा समानुपाती होगा। हम 3 इलेक्ट्रोलाइट NaCl, KCl और HCl लिखे, ओके। अब इसमें पूछते हैं कि किसका कोएगुलेटिंग पावर अधिक होगा। इसका जवाब आप वैलेंसी के आधार पर नहीं दे सकते, इसीलिए कि NaCl में Na प्लस वैलेंसी 1, KCl में K प्लस वैलेंसी 1, HCl में H प्लस वैलेंसी 1, तीनों की वैलेंसी सेम है, इसमें वैलेंसी के आधार पर जवाब नहीं। तो किसके आधार पर मिलेगा, कोएगुलेशन वैल्यू के आधार पर। एक्सपेरिमेंटली प्रयोग से पाया गया NaCl कोएगुलेशन वैल्यू 52 है, KCl के लिए 49.5 है, HCl के लिए 30.8। तो ऑब्वियस है कि HCl के लिए कम है, इसलिए कोएगुलेशन वैल्यू अधिक होगा, इसीलिए HCl का कोएगुलेशन वैल्यू अधिक होगा, उसके बाद KCl को होगा, उसके बाद NaCl को होगा। अब यहाँ तुमको क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि सर कोएगुलेशन वैल्यू क्या है, ये तो हम नहीं समझ रहे हैं। आप तो बताए बात ठीक है, लेकिन कोएगुलेशन वैल्यू क्या है ये तो चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो कोएगुलेशन वैल्यू है क्या, मिलीमोल प्रति लीटर में, ध्यान देना, मिलीमोल प्रति लीटर में एक इलेक्ट्रोलाइट की न्यूनतम सांद्रता
एक इलेक्ट्रोलाइट की न्यूनतम सांद्रता जो किसी सॉल्व के कोएगुलेशन के लिए स्कंदन के लिए आवश्यक होती है, कोएगुलेशन मान या स्कंदन मान कहलाती है। ओके, फिर बताते हैं मिलीमोल प्रति लीटर में एक इलेक्ट्रोलाइट की न्यूनतम सांद्रता, मिनिमम कंसंट्रेशन जो किसी सॉल्व के स्कंदन के लिए आवश्यक होती है, स्कंदन वैल्यू कहलाती है। इंग्लिश में सुन लीजिए, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। फिर सुनिए, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in millimoles per liter of the final solution required to coagulate a given salt is known as the coagulation value of the electrolyte. क्लियर? कोएगुलेशन वैल्यू क्या है आप समझ गए बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उस आधार पर हम लाए। उसको उतारिए बढ़िया से। मिटाते हैं RDN क्या है, उसको बढ़िया से समझ गया होगा बच्चों, एग्जाम में आता है, खास करके कंपटीशन सब में जाइएगा, ये सबसे ऑब्जेक्टिव है। अब हम आपको लायोफिलिक और लायोफोबिक क्लोराइड्स बताए थे। लायोफिलिक अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, लायोफिलिक और लायोफोबिक क्लोराइड बताए थे। लायोफोबिक क्लोराइड जो होते हैं लेस स्टेबल होते हैं, और लायोफिलिक क्लोराइड्स क्या होते हैं, अधिक स्टेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच अट्रैक्शन अधिक है, इसीलिए लायोफिलिक क्लोराइड जो अधिक स्टेबल होता है। और लायोफोबिक क्लोराइड्स में क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, इसीलिए लायोफोबिक क्लोराइड्स कम स्टेबल होते हैं। तो अब देखो किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन का स्कंदन शक्ति जो है, किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन की स्कंदन शक्ति जो है कोलॉइड्स के नेचर पर भी डिपेंड करता है। एक तो बताया इलेक्ट्रोलाइट पर कैसे कैसे निर्भर करता है उसको बताए, और किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कोलॉइडल सॉल्यूशन की स्कंदन शक्ति, कोलॉइडल सॉल्यूशन की स्कंदन शक्ति जो है इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर हम बताएं कि किस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ज़्यादा होगा, किसके द्वारा कम होगा। और ये जो है आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। यदि लायोफोबिक क्लोराइड्स है तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के स्मॉल अमाउंट मिला दोगे तो कोएगुलेशन हो जाएगा, मतलब आसानी से हो जाएगा। यदि लायोफोबिक क्लोराइड है तो इलेक्ट्रोलाइट का स्मॉल अमाउंट, थोड़ी मात्रा ही उसको आसानी से कोएगुलेट कर देगा। और यदि लायोफिलिक क्लोराइड्स है तब इसका कोएगुलेशन आसानी से नहीं होगा, डिफिकल्टी से के साथ होगा, और उसमें क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तब होता है ना। तो नोट करके दिमाग में रखिएगा, नोट करके देखो लिख देते हैं। यदि तुम्हारा क्या है, लायोफोबिक क्लोराइड्स, ऐसा क्लोराइड्स है लायोफोबिक क्लोराइड्स, तब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट डालोगे इसके द्वारा यह इजीली कोएगुलेट होगा, इजीली स्मॉल अमाउंट के द्वारा, स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, स्मॉल अमाउंट के द्वारा ये इजीली, आसानी से इजीली कोएगुलेट होगा।
इसका मतलब समझे क्या? यदि लायोफोबिक कोलवाइड्स है तो क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइट के जब थोड़ी सी मात्रा मिला दोगे, स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिला दोगे, उसी के द्वारा यह आसानी से कोएगुलेट होगा, स्कंदित हो जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारा लायोफिलिक कोलवाइड है, लायोफिलिक कोलवाइड्स, ऐसा कोलवाइड्स है लायोफिलिक कोलवाइड्स है, तब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्सेस अमाउंट देंगे, एक्सेस अमाउंट या लार्ज अमाउंट हम देंगे, तब क्या होगा, या डिफिकल्टी के साथ कोएगुलेट करेगा, कोएगुलेट विथ डिफिकल्टी, कोएगुलेट विथ डिफिकल्टी। आया समझ में? कहने का मतलब लायोफोबिक कोलवाइड्स जो है ना, आसानी से कोएगुलेट कर जाएगा इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी मात्रा में। लेकिन यदि लायोफिलिक कोलवाइड्स है तब यह आसानी से कोएगुलेट नहीं करेगा, कोएगुलेट विथ डिफिकल्टी। तो डिफिकल्टी में भी कैसे, जब हम एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तब होगा, अदरवाइज नहीं। यही है तुम्हारा हार्डी एंड सुलजे कंप्लीट कर दिए बच्चों। अब इसी में एक और है प्रोटेक्शन ऑफ कोलवाइड्स में गोल्ड नंबर, उसको भी बता देते हैं, थोड़ा सा है उसको, चलो लिखो बताइए आप, है ना। 10% नमक के 10% नमक के घोल के 1 मिलीलीटर द्वारा स्कंदन से तो नेक्स्ट बच्चों पढ़ना है हम लोग को प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलवाइड्स, प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलवाइड्स, है ना। इसको हम लोग व्यक्त करते हैं गोल्ड नंबर के द्वारा। इसके द्वारा, गोल्ड नंबर के द्वारा हम किसी लायोफोबिक कोलवाइड्स के प्रोटेक्शन को मेजर करते हैं। यह एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि जिस कोलवाइडल सॉल्यूशन के लिए गोल्ड नंबर का मान कम होगा उसका प्रोटेक्टिंग पावर अधिक होगा। जिस सॉल्ट के लिए या जिस कोलवाइडल सॉल्यूशन के लिए गोल्ड नंबर का मान अधिक होगा उसका प्रोटेक्टिंग पावर कम होगा। जैसे स्टार्च का जो है गोल्ड नंबर अधिक होता है, 25 होता है, इसीलिए स्टार्च के द्वारा लायोफोबिक कोलवाइड्स का प्रोटेक्शन पावर क्या होगा, कम होगा। यानी स्टार्च का प्रोटेक्शन पावर क्या होगा, कम होगा। यानी गोल्ड नंबर अधिक होगा, प्रोटेक्शन पावर कम होगा। तो स्टार्च का 25 होता है, सबसे अधिक है गोल्ड नंबर, इसीलिए प्रोटेक्शन पावर कम। जिलेटिन है, जिलेटिन का जो है गोल्ड नंबर 0.001 से लेके 0.005 से लेके 0.01 होता है। यानी कि जिलेटिन के लिए गोल्ड नंबर का मान कम होता है, इसीलिए इसका प्रोटेक्टिंग पावर अधिक होता है। तो गोल्ड नंबर है क्या, ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलवाइड्स है।
प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलवाइड, लायोफोबिक कोलवाइड्स का रक्षण है, प्रोटेक्शन है, रक्षण है। इसको हम व्यक्त करते हैं गोल्ड नंबर के द्वारा, है ना। एक्चुअली में देखो लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलवाइड्स, आपको बताए कि लायोफिलिक कोलवाइड्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं और लायोफोबिक कोलवाइड्स कम स्टेबल होते हैं। यदि हम लायोफोबिक कोलवाइड्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी मात्रा में लायोफिलिक कोलवाइड्स मिला देते हैं, तो वह क्या करता है, लायोफोबिक कोलवाइड्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हम इलेक्ट्रोलाइट डाल के भी तो करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, उसके इफेक्ट को कम कर देता है ना। इसी को व्यक्त करते हैं गोल्ड नंबर के रूप में। गोल्ड नंबर है क्या, हिंदी में स्वर्ण संख्या, द वेट इन मिलीग्राम ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलवाइड्स required which can prevent the coagulation of 10 milliliter of a given salt on the addition of a 10% solution of sodium chloride. ओके, हिंदी में बताते हैं, स्वर्ण संख्या किसी संरक्षित कोलवाइड्स की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 मिलीलीटर प्रमाणिक गोल्ड सॉल्ट को 10% नमक के घोल के 1 मिलीलीटर द्वारा स्कंदन होने से क्या करती है, रोकती है। तो एक्सपेरिमेंट से क्या देखा गया, गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिंग पावर। जिस सॉल्यूशन के लिए गोल्ड नंबर का मान कम होगा उसके लिए प्रोटेक्टिंग पावर अधिक होगा, जिस सॉल्यूशन के लिए गोल्ड नंबर का मान अधिक होगा उसका प्रोटेक्टिंग पावर कम होगा। यहाँ देखो ये जो टेबल हम बनाए हैं, इधर सॉल्व दिए हैं, सॉल्व में कोलवाइडल सॉल्व, इधर गोल्ड नंबर लिखे हैं। यहाँ भी क्या है, सॉल्व है, और उधर क्या है, गोल्ड नंबर। यहाँ देखो सॉल्व के रूप में हम लिए G18, इसका गोल्ड नंबर मान है 0.005 से 0.01। गम एराबिक, इसके लिए गोल्ड नंबर है 0.10। स्टार्च के लिए 25, हीमोग्लोबिन के लिए 0.01। इसी में ऑब्जेक्टिव बना देगा, कहेगा कि किस सॉल्यूशन के लिए प्रोटेक्शन पावर अधिक होगा। तो आप देखिएगा कि जिस सॉल्यूशन के लिए गोल्ड नंबर का मान कम होगा उसका प्रोटेक्टिंग पावर क्या होगा, अधिक होगा। तो देखो सबसे कम गोल्ड नंबर किसका है, G18 का है, 0.005 से लेकर 0.01। गम एराबिक के तो 0.10 है, इससे अधिक है। स्टार्च का तो और अधिक है, 25 है। हीमोग्लोबिन 0.01, लेकिन यहाँ इससे भी कम है किसका, G18 का 0.005 से 0.01 है। यानी G18 का जो गोल्ड नंबर क्या है, सबसे कम है, इसीलिए इसका प्रोटेक्टिंग पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका क्या होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। अब देखो यहाँ पर स्टार्च, स्टार्च का जो है गोल्ड नंबर सबसे अधिक है, 25 है, इसीलिए इसका प्रोटेक्टिंग पावर क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम, है ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में बच्चों मुख्य रूप से आता है। ऐसे उधर पूछने के लिए क्या आता है तुम लोग को, ऐसे पूछने के लिए हार्ट इशू जरूर आता है। ये चैप्टर जो है लास्ट खत्म की ओर है। एक और हम आपको पढ़ा देंगे, प्रिपरेशन ऑफ कोलवाइड्स। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कोलवाइडल सॉल्यूशन बनाने की 2 विधि लिखे, तो 3-4 को 5 को बता देंगे, जैसे बुक में बहुत दिया हुआ है, 4 को 5 को तो बता देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। अब जो है हम आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें एक क्लास और लेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। उधर GOC में 8 लेक्चर दिए हैं, हम उसको इसीलिए रोके कि सोचे इसको पहले जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। इधर GOC भी चलेगा, इधर सॉल्यूशन भी चलेगा। आपका फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया, क्योंकि ऑफलाइन जो क्लास पढ़ाए थे उसमें हम आपको सॉलिड स्टेट पढ़ा दिए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दिए थे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा दिए। उसके बाद सॉल्यूशन में 2-3 दिन पढ़े किए थे, लॉकडाउन आ गया। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री हम पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, और सॉल्यूशन का जो बचा उसको बता देंगे। उधर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको क्या पढ़ा दिए, मेटलर्जी पढ़ा दिए। मेटलर्जी में 12 लेक्चर लिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं, है ना। उसको भी एक लिंगन डायग्राम बचा है, किसी दिन बता देंगे, है ना। और उधर से आपका क्या चलेगा, उधर से आपका GOC चलते जाएगा, सॉल्यूशन चलेगा। फिर जब सॉल्यूशन ख़त्म करेंगे तो फिर कोई चैप्टर पकड़ेंगे, एकाएक पकड़ेंगे।
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा देंगे या कोई भी पढ़ा देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। जीओसी जब तक पूरा नहीं पढ़ा देंगे तब तक ऑर्गेनिक आप पढ़ाएंगे ना, आपको सर नहीं समझ रहे, इसीलिए ऑर्गेनिक हम रोक देंगे। ठीक, थैंक्स।